नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी एक लास्ट वॉर, एक ह्यूज वॉर वो लड़ रहे हैं क्योंकि एक टाइम बॉम्ब है जो भारत में रख दिया गया है। हर आदमी, हर टीवी चैनल वो सेलिब्रेट कर रहा है कि भारत का जो करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस आ गया है। दे आर रॉन्ग, उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बिकॉज जो सरप्लस है वो स्ट्रेंथ नहीं है हमारे देश की, वो एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन सामने लिखा हुआ है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? ओ जी बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों, किकर क्या है? किकर ये है कि जो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से सेल कर 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 वो बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ से हम कुछ इतनी चीज़ें बाई कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट का बिल वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसमें अंदर भी एक सरप्लस जो आ गया वो पैनिक होना चाहिए, जबकि लोग यहाँ पर भगड़े डाल रहे हैं। यानी कि आगे जाकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए, देश के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो भारत के हैं उनके लिए आने वाली है। एंड कोई भी इन सारी चीज़ों को लिंक अप नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं कि रियली हो क्या रहा है। भारत ने पोस्ट किया कि हमारा 7.1 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। ये Q4 के नंबर्स हैं। 7.1 बिलियन डॉलर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 60,000 करोड़ रुपया हमारे पास सरप्लस आ गया। ये हेडलाइंस है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। भारत की इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, एक्सटर्नल पोजीशन हमारी रॉक सॉलिड है, रुपी बड़ा सेफ है। दोस्तों, ऑल दिस इज गार्बेज। मैं आपको फैक्ट्स के साथ ये बातें रखूंगा आपके सामने। रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बताई नहीं जा रही। जो ये 7 बिलियन डॉलर का जो सरप्लस है वो आया कहाँ से? वो आया जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, बीपीओज हैं, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स हैं, ये वहाँ से आया है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे देखेंगे, जो गुड साइड है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 83 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। यानी कि हम 90 बिलियन डॉलर का सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा वो है जो एक्सपोर्ट्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो 83 बिलियन डॉलर का माइनस है। यानी कि टोटल लगता है कि 7 बिलियन डॉलर का प्लस है हमारे पास, बट 83 बिलियन डॉलर ये कम नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। प्लीज लेट दैट सिंक इन। हो क्या रहा है? जो फिजिकल ट्रेड है, जो दुनिया को प्रोडक्ट चाहिए, वो हम नहीं दे रहे। और जो हमारा ओवरऑल पॉजिटिव साइड है वो क्यों है? क्योंकि कोई इंजीनियर बैठा है बेंगलोर में, कोई गुरुग्राम में, वहाँ पे वो कोड लिख रहा है, वो कोडिंग का काम कर रहा है, और वो हमारे लिए सरप्लस लेके आ रहे हैं। दैट्स इट। ये सारा का सारा जो हमारा इकोनॉमी है वो एक कोडिंग के ऊपर बैठा है। अब प्रॉब्लम क्या है? जस्ट सोच के देखिए कि जो सर्विसेज है वो इंजन अगर स्लो हो जाए, यानी कि इनको जो कोडिंग वाले लोग हैं उनको ऑर्डर ही ना मिले अमेरिका से, यूरोप से, फिर क्या होगा? जब ये ग्लोबल कंपनीज वो आईटी के बजट्स को उन्होंने ऑलरेडी काटना शुरू कर दिया है, क्या होगा जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी कोडिंग का काम खुद कर लेता है? एक आदमी जो 1 महीने में काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 3 घंटे में वो काम कर लेता है। अब इसलिए जो कोडिंग का काम है वो एआई के ऊपर ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया। हमारी जो आईटी फर्म्स हैं उसको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। जो अमेरिकन जायंट्स हैं वो भी हमें अब ऑर्डर नहीं दे रहे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो 7 बिलियन डॉलर का सरप्लस है आज की डेट पे, वो आज है। हो सकता कल को नहीं होगा, क्योंकि ये वैनिश हो रहा है सडनली। जो आपका करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो आपकी जीडीपी का 1% 2% और इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच के देखिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। इसलिए अगर एक क्वार्टर में आपके पास सरप्लस आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वो बहुत स्ट्रांग है, और आप आंखें बंद करके आपने आईटी के, एआई के आपने शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। जो फॉरेन, ये तो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है वो नीचे जा रहा है बहुत तेजी से, तभी जो पीएमआई है वो नीचे आ रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ से ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। अब दूसरा साइड देखते हैं। 3-4 पहलू हैं, सारे आपके सामने रखूंगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ वो भारत में स्टॉक्स बेचकर वो 2026 में चले गए। कितना? ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। ये रिकॉर्ड नंबर्स हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और सभी लोग बोल रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, जियो पॉलिटिक्स है, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। पार्शली राइट एंड पार्शली रॉन्ग, क्योंकि रियल स्टोरी वो कुछ और है। जो बिगेस्ट सेक्टर है जिसमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये या फॉरेन इन्वेस्टर्स वो शेयर्स को बेच के जा रहे हैं,
कौन से शेयर्स हैं, हमने इन्वेस्टिगेट किया। उसमें पता लगा जो आईटी कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा हिट हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे पैसे बन रहे हों। आईटी जो कंपनीज है वहाँ पे तो सरप्लस आ रहा है भारत का इसी आईटी कंपनीज के कारण, और उसी आईटी कंपनीज के शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच के जा रहे हैं। सोच के देखिए आयरनी क्या है। इसलिए जब आप दोनों चीज़ों को देखते हैं, समथिंग इज रॉन्ग। जो स्मार्ट मनी है वो भारत को नहीं, वो एक सेक्टर को वो छोड़ के जा रही है, वो सेक्टर जो भारत के पूरे इंपोर्ट्स को फंड करता है। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक वो ब्रांच है जो कभी भी टूट सकती है। यानी कि जिस पेड़ के ऊपर बैठे हैं उस पेड़ की टहनी को आपने काट दिया, आप गिरेंगे ही गिरेंगे। और हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंस शीट है उसको सारी को इसी ब्रांच ने बचा के रखा है। नाउ देयर इज समथिंग एल्स विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हर आदमी वो स्क्रीम कर रहा है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके पैसे आउटफ्लो हो गया, रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, और ये तो वर्स्ट ईयर है, आज तक हमने ऐसा साल हमने देखा नहीं है। लेकिन जो डाटा है उसने ऑलरेडी फ्लिप करना भी शुरू कर दिया। सेकेंड हाफ ऑफ जून यानी कि मिडल ऑफ जून के अंदर हमने एक चीज़ नोट करी, 7 से 8 जो पूरे के पूरे ट्रेडिंग डेज थे उसमें एफआईज ने अपने शेयर्स को नहीं बेचा है। पिछले कुछ दिनों में 7 आउट ऑफ 8 सेशंस क्या कर रहे हैं, वो जो पहले पैसा बाहर जा रहा था अब उन्होंने भारत की स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर आउटफ्लो हुआ भी है वो सिर्फ 100 करोड़ का किसी दिनों में वो आउटफ्लो हुआ है। पहले ये 5,000 10,000 करोड़ रुपया हर रोज का वो हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहा था। कहाँ तो 5,000 करोड़, कहाँ अब 100 करोड़ रुपए वो निकले हैं। यानी कि जो सेलिंग है मार्केट के अंदर वो स्टॉप हो चुकी है, या कह लीजिए वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। लेकिन आईटी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसको बेचकर वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ये वो चीज़ें जो आपको कोई बता नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हर आदमी, मोदी जी स्पेशली, वो और मीडिया, हम सब फाइट कर रहे हैं भारत का आखिरी वॉर। ये आखिरी वॉर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वॉर में से अगर हम बाहर निकल गए इसके बाद आपको विकसित भारत की जो नींव है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। बट अभी बुलिश मत होइए। मैंने बोला था 4 पॉइंट है, अभी मैंने 2 रखे हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो उन्होंने सेलिंग अभी अभी बंद करी है वो क्यों बंद करी है। क्या इसलिए क्योंकि भारत के जो शेयर्स हैं या यहाँ पे जो करेंसी चीप हो गई है इसलिए आ रहे हैं, या हमारे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए हैं? नॉट एट ऑल। हमारे फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है वो वीक हो चुका है। अब वहाँ पे जो आपको मालूम है जो ग्लोबल रिस्क जो एपिटाइट होती है वो वापस आ गई है। जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं इसके कारण जो फेड है उसने ऑलरेडी रेट कट्स की बात करनी शुरू कर दी। इन अदर वर्ड्स ये एक्सटर्नल रीजंस के कारण यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने यहाँ पर जो सेलिंग करके बाहर निकलने का काम उसको स्लो कर दिया। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट ग्लोबल लिक्विडिटी। उसके कारण ये यहाँ फंसे हुए हैं। जिस दिन ग्लोबल इंडेक्स वो इंप्रूव होगा ये फिर दोबारा से सब कुछ बेच के ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस सारे में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो टर्न हो गई है अभी कि जो पैसा है उसको वापस भारत में इन्वेस्ट किया जाए, नॉट इन आईटी लेकिन अदर सेक्टर्स। इसलिए जो बाहर पैसा जा रहा था उसने रोक दिया, नहीं तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता। अब आप डॉट्स को जोड़िए, पूरी पिक्चर क्या है? पूरी पिक्चर बड़ी सिंपल है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो हेल्ड अप है एक पिलर के कारण। सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो आईटी सेक्टर है सिर्फ एक पिलर के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स या करंट अकाउंट उस पर खड़ा है, और वो पिलर इज अंडर ह्यूज थ्रेट फ्रॉम एआई। और आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है। जो ग्लोबल टेक है उसकी जो स्पेंडिंग है वो ऑलरेडी कम होनी शुरू हो गई है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं आईटी सेक्टर को बहुत हैवी वे पे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि उन्होंने जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो स्लोनेस है, जो ग्रोथ नीचे आने वाली है, उसकी प्राइसिंग उन्होंने ऑलरेडी अपनी उसके अंदर ले लिया है अपनी पोर्टफोलियोज में। लेकिन कोई भी इसको कनेक्ट नहीं कर रहा करंट अकाउंट के साथ। कोई ये नहीं कह रहा कि यार अगर आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लो होने वाले हैं तो जो कैड है वो ब्लो आउट हो जाएगा, और अगर कैड ब्लो आउट हो गया इसका मतलब है रुपया दोबारा से गिरना शुरू होगा, और रुपया गिरेगा तो एफआई जो है वो दोबारा से और तेज़ी से सेल करने के बाद वो डॉलर को खरीदेंगे। दोस्तों ये फीडबैक, ये लूप है, ये विशेष साइकिल है, आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। मोदी जी इसी फाइट को लड़ने के लिए, इस वॉर को लड़ने के लिए ये फाइट कर रहे हैं। नाउ मैं आपको एक नंबर और देता हूं, रियल नंबर्स।
नंबर ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 26, पूरा साल जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो ऑलरेडी हमारा $25 बिलियन, मैंने एक क्वार्टर का सरप्लस बताया है, लेकिन पूरा साल का देखेंगे तो $25 बिलियन का करंट अकाउंट का डेफिसिट है। ये ऑफिशियल नंबर है। आपको लगेगा $25 बिलियन तो बड़ा इजीली मैनेज हो सकता है, सिर्फ 1% ऑफ द जीडीपी है, क्या हो गया, की फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो इकरा है, जिन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि जो अगला साल है वहां पे जो कैड है इट कुड बी $13 बिलियन। $13 बिलियन नॉट ऑफ 1 ईयर बट ऑफ 1 क्वार्टर। इसका मतलब है हमारी जीडीपी का 1.3% हमारा एक क्वार्टर में हमें नुकसान होने वाला है। ये बढ़ते बढ़ते 5%, 6% ये कभी भी आ सकता है। लेकिन इकरा ने साथ में एजम्पशन लिया। वो क्या किया? एजम्पशन ये है कि जो ऑयल है उसकी प्राइसेस कम रहेंगी, कोई दुनिया में युद्ध नहीं होगा। एज्यूम किया जा रहा है जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ती रहेंगी। एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं। एआई के कारण जो हमारा एक्सपोर्ट्स है सर्विसेज के वो ऑलरेडी कम हो रहे हैं। जो ऑयल के अंदर प्राइसेस आप बिल्कुल भी आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर ईरान का वॉर दोबारा से तेज हो गया, ये दोबारा से 100 पे पहुंच जाएगा और हमारे जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लो हो सकते हैं। सडनली जो सारा का सारा ये नंबर्स आपको सरप्लस दिख रहा है वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जो इतना ऑप्टिमिस्टिक है, आज मैं एक बैंकर को मिला, मुझे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया वो जी भारत का जो फ्यूचर बड़ा फास्ट वो ज़बरदस्त है, आप ना यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। जब मैंने उसको फैक्ट्स बताने शुरू करे उसके पास आंसर नहीं था। दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं आपको नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। जो एफआई का रिवर्सल है वो आपके कंट्री के, जो भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, उसके कारण उन्होंने रिवर्स नहीं किया है। उनके अपने कंट्री में वाट लग रही है इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स की, इसलिए दे आर थिंकिंग कब निकले। दोस्तों अगर एफआईज बाई दोबारा से करने लग गए हैं, वो आपका प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे, ना ही कैपिटल के इनफ्लोज को, जो कैड है उसको फिक्स कर रहे हैं। ये थ्योरी है, बट थ्योरी से कंट्री नहीं चलती है। ये जो इन्फ्लोज हैं ये है कौन से? ये हॉट मनी है। हल्का सा इंडेक्स अमेरिका में सीधा होना शुरू हो गया, या वहां पर अगर रेट ऑफ रिटर्न हल्का सा भी इंक्रीज हो गया, ये सारा का सारा पोर्टफोलियो ये सारा वापस चला जाएगा। ये जितनी तेजी से कंट्री के अंदर आता है पैसा बाहर से, उतनी तेजी से ये बाहर जाता है जब हल्का सा भी पैनिक पूरी दुनिया में कहीं भी दिख गया। इसलिए भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। हमें ये हॉट मनी हमें नहीं चाहिए। हमें फैक्ट्रीज लगानी है भारत में, हमें मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे लगाकर हमें दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करना है। ये रियल स्टफ है। लेकिन जो हमारे पास हो रहा है वो हो क्या रहा है? वो उल्टा काम हो रहा है। हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कभी भी शिफ्ट हो सकती है। अब मैं आपको एक नंबर और देता हूँ, ये चौथा पिलर वो है गोल्ड इंपोर्ट्स का। $72 बिलियन का हमने सोना खरीद लिया, गवर्नमेंट ने नहीं, इंडिविजुअल्स ने। इसका मतलब क्या है? ये हर साल 20-30% ये बढ़ता ही जा रहा है। गोल्ड भारत का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है। क्रूड ऑयल नंबर 1 है, नंबर 2 पे हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। जबकि दुनिया के अंदर जो नंबर 1 अगर ऑयल है तो नंबर 2 पे वो मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप बाहर निकाल दें। ये मशीन्स है जो केमिकल्स बनाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स बनाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? $72 बिलियन का सोना खरीद लिया। वो सोना जो सिर्फ हमारे बैंक के लॉकर्स में पड़ा है, उसमें प्रोडक्टिविटी जीरो है, लेकिन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कल को इसकी प्राइस बढ़ेगी, हम बेचेंगे, हमें बल्ले बल्ले हो जाएगी। इससे कंट्री नहीं चलती, घर का जो फायदा है वही निकलता है। दैट मीन्स जो फंडामेंटल होना चाहिए वो होना चाहिए कि ये पैसा फैक्ट्रीज लगे यहाँ पे जब पैसा घूमेगा उससे ये फंड करेगा हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो क्रिएट करेगा जॉब्स को। इंस्टेड हमारा जो पैसा है वो जा रहा है कहाँ पर? हमारे लॉकर के अंदर, विच इज़ प्रोड्यूसिंग नथिंग एक्सेप्ट गेटिंग ब्लॉक्ड। दोस्तों ये डायरेक्ट ड्रेन है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, और ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। मोदी जी ने बोला था 1 साल के लिए आप सोना मत खरीदिए, क्या कोई रुका? नॉट एट ऑल। और मैंने आपको पहले बोला था सोना मत खरीदना, सोना आगे जाके कम होगा, आप देख लीजिए। सभी बोल रहे थे 2 लाख, मैंने बोला था 1.25, 1.35 पे ऑलरेडी वो आ चुका है। दोस्तों ये मैथमेटिक्स है, मैं कोई भविष्य नहीं बता रहा हूँ आपको, ये कैलकुलेशंस है जो सारी हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स को सामने रखते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसको एडअप कीजिए। $83 बिलियन का डेफिसिट हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हल्के से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसको ऑफसेट किया जा रहा है एआई की तरफ से। $72 बिलियन का हमने गोल्ड खरीद लिया। रिकॉर्ड एफआईज का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। रुपया 10% ऑलरेडी गिर चुका है।
करंट अकाउंट आपको लगता है बड़ा अच्छा है सिर्फ एक सेक्टर के कारण, वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन हमारी नहीं है, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है जो हमें जो ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं वो बेच रहे हैं। हल्की सी हवा चली अमेरिका में, सारे ताश के पत्तों का ये घर ये टूट के नीचे गिर जाएगा। अब मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों को आपके सामने वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओवर ऑप्टिमिस्टिक अभी मत होना दोस्तों। हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में से अभी नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ महीने अगर ऐसे चलता रहा जहाँ पर आईटी का जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े से कम हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोबारा से बाहर निकलना शुरू हो गया, और जो गोल्ड की पाइक है वो हम वैसे ही करते रहे जैसे हम कर रहे हैं। जो $600 बिलियन है, $650 बिलियन के हमारे पास फॉरेन के रिजर्व्स हैं, वो 3-4 महीने में कब उड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। आज हमारे पास कुशन है कि अगर इतना फ़र्क भी पड़ रहा है, इतना हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर ये सारी चीज़ें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, आईटी का सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा भी कम हुआ, ये सारे के सारे रिजर्व्स ओवरराइट ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हमारा जीडीपी का जो डेफिसिट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रियल प्रेशर है जो रुपये के ऊपर आएगा, और ये कभी भी आ सकता है, एंड यू विल सी दिस हैपनिंग, क्योंकि एआई बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर क्या होगा? आप सोच के देखिए, पहला क्या होगा? पहला तो ये है कि जो आप भगड़े डाल रहे हैं ना करंट अकाउंट का सरप्लस के ऊपर, इसके ऊपर सेलिब्रेट करना बंद कर दीजिए, और इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स को करना प्लीज़ भगवान के वास्ते बंद कर दीजिए। ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिंगल सेक्टर के ऊपर 4 टांगों के ऊपर एक टेबल या कुर्सी खड़ी होती है। अगर एक टांग पे खड़ी होगी वो कभी भी लुढ़क सकती है। हमारा एक सेक्टर अंडर थ्रेट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा वो है कि जो एफआईज है उसका रिवर्सल वो रियल है कि उन्होंने बेचकर बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन फ्रेजाइल है, कभी भी हल्की सी हवा निकली वो निकल जाएंगे। और ग्लोबल लिक्विडिटी, उसके कारण वो जा रहे हैं बाहर, ना कि भारत के फंडामेंटल्स के लिए। तो इसलिए जो रैली चल रही है इसको एंजॉय कर लीजिए, लेकिन कंप्लेसेंट मत होना, ये कभी भी उल्टा हो सकता है। तीसरा, जो सर्विसेज सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसको देखिए आप, लाइक अ हॉक। अभी $90 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। हर क्वार्टर पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि अगर ये हल्का सा भी स्लो हुआ, ये आपके लिए ये वार्निंग सिग्नल होगा कि मुझे मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट वो क्या है? जो आईटी की स्टॉक्स हैं आप उसे नोट कीजिए, वो ऑलरेडी 10% जो इंडेक्स है वो नीचे आ चुका है। अगर आईटी के स्टॉक्स ने और नीचे आना शुरू कर दिया, ये मत सोचना कि यार ये बड़ा चीप है मैं उसको बाई कर लूँगा। एआई का शिफ्ट वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि बहुत इन्फोसिस है वो सस्ता हो गया मैं इसको खरीद लूँ, ये और चीपर होने वाला है अगर एआई का शिफ्ट अगर और तेजी से आ गया। इसलिए ये सोच कर मत लेना कि सस्ता है, पहले ये 2000 का था आज ये 500 का है, बहुत सस्ता हो गया ले लूँ, ये कल को 100 का रह जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 2000 था या 500 था। ये हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवा, अगर आपको इस सारी चीज़ों में बचना है, अब आपको अपना पोर्टफोलियो, मैंने पहले बोला था सोना कब खरीदना है, अब आपको पोर्टफोलियो थोड़ा सा उसको सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर आपको डालना पड़ेगा। थोड़ा आपको रियल एस्टेट में आपको फंडिंग करनी पड़ेगी। पहले आप बोलेंगे यार अभी तो बोल रहा था मैं कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। मैंने पहले बोला था गोल्ड जो है वो इंपोर्ट प्रॉब्लम है कंट्री के लिए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक वो पोजीशन है। लेकिन जो पर्सनल पोर्टफोलियो है उसके लिए गोल्ड एक इंश्योरेंस का काम करता है। अब थोड़ा सा गोल्ड लेकर आप फंडिंग कर सकते हैं, बाकी का आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट उसके अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस खरीदनी वो भी ज़रूरी है। दोस्तों ऑल दिस थिंग जो मैंने बताई है, वेयर डज इट लीव यू? इट इज़ जो करंट अकाउंट का सरप्लस है, हेडलाइन है, वो एक डेंजरस हेडलाइन है। प्लीज़ सेलिब्रेट मत कीजिए और कंप्लेसेंट मत होइए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर आगे बढ़ने वाला है। जब तक तो ये चलती रहेंगी, हमारा सरप्लस आता रहेगा, एवरीथिंग इज फाइन। बट ओवरनाइट कुछ हल्की सी हवा चेंज हुई, सारी की सारी जो हमारी एक्सटर्नल पोजीशन है वो ऑलरेडी फ्रेजाइल है, वो और फ्रेजाइल हो जाएगी। हर सेक्टर, जो आईटी सेक्टर के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सेक्टर्स हैं, उसको स्ट्रांगली होल्ड अप करना पड़ेगा। तभी आईटी सेक्टर के अंदर अगर थोड़ा सा डिप भी आया, हम ये पूरे तूफान को आसानी से हम निकल जाएंगे। दोस्तों ये सारा कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, मार्केट आपको हर चीज़ बता रही है। आप फॉलो द मनी कीजिए। ये बहुत डीप डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो प्लीज़ ये जो मेरी फाइनेंस की वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं,
मुझे आज भी जिस बैंकर को मिला उन्होंने बोला सर मैं टिप्स फॉलो करता हूँ। मैंने बोला कितनी बार टिप्स आपके ठीक होते हैं जो आप सुनते हैं? कहते हैं 90% टाइम्स वो टिप गलत होती है, लेकिन 90 टाइम आप लूज करने के बाद भी उस टिप्स को सुनते रहते हैं। एफ स्लोली वो सेल करके बाहर जा रही हैं, बट अभी रुक गया है। इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, बट दे विल गो आउट। एफ रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि फेड वो ब्लिंक कर सकता है कभी भी। जो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है वो कभी भी ब्लिंक करेगा और ये सारा कुछ उल्टा हो जाएगा उसी तरफ, उसी टाइम पर। और जो मनी है उसने कंट्री को लीव करना शुरू कर देना है, फास्टर देन इट केम इनटू अवर कंट्री। ये रियलिटी है जो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा, बिकॉज जो सरप्लस है वो एक मिराज है। एफ का रिवर्सल वो फ्रेजाइल है। और भारत का जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो सर्विसेज का इंजन, वो बहुत बड़े वनरेबल पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों अगर हमने $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी को चलाना है आगे जाकर, वो सिर्फ कोडिंग के एक्सपोर्ट्स के साथ आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको रियल स्टफ मैन्युफैक्चरिंग का आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिजिकल गुड्स को आपको दुनिया को देना पड़ेगा। भारत इस वक्त ये काम नहीं कर रहा। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसको हल्का सा पेचकस से लेकर हमको ठीक करते हैं और दुनिया को हमने बेचना शुरू कर दिया। पैसा चाइना ने बनाया, आपने नहीं बनाया। आपको सिर्फ एक्सपोर्ट्स के नंबर मिले पेचकस लगाने के। दोस्तों ये है रियल स्टोरी। $7 बिलियन का सरप्लस वो रियल स्टोरी नहीं था। $8.83 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग का डेफिसिट है, वो रियल स्टोरी है। और ये नंबर्स वो हैं जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि 7 बिलियन को जो सरप्लस है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।